सामंतवाद। पूर्व मध्यकालीन समाज में सामंत नाम के एक नए वर्ग का उद्भव हुआ। सामंत शब्द से अभिप्राय वैसे पदधारी व्यक्ति का जिसे राजा के द्वारा विशेष आर्थिक एवं राजनीतिक प्रोत्साहन मिला हुआ हो। यह व्यक्ति कोई सामान्य भूमिधर भी हो सकता है और छोटे क्षेत्र का शासक भी। भारतीय सामंतवाद के उद्भव की पृष्ठभूमि मौर्योत्तर काल में ही तैयार होने लगी थी। वस्तुतः शक एवं कुषाण शासकों ने अपने राज्य के निर्माण के क्रम में भारतीय शासकों को पराजित तो किया, परंतु उनका समूल नाश नहीं करके उन्हें अधीनस्थ शासक के रूप में बने रहने दिया। कालांतर में यही शासक केंद्र के कमज़ोर होते ही अपनी पृथक सत्ता स्थापित करने लगे। इस नीति का विकास आगे गुप्त काल में समुद्रगुप्त के ग्रहण और मोक्ष की नीति के सामने आया। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर गुप्त काल तथा इसके पश्चात राजनीतिक विखंडीकरण की प्रक्रिया सामने आई। राज्यों पर विजय प्राप्त कर तथा उन्हें अधीनस्थ शासक के रूप में बनाए रखना। भारतीय सामंतवाद के उद्भव में भूमि अनुदान पद्धति की क्रमिक विकास से भी जोड़कर देखा जा सकता है। यह पद्धति सातवाहन शासकों द्वारा ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देकर प्रारंभ की गई थी। आगे यह अनुदान ब्राह्मणों के साथ साथ प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों को भी दिया जाने लगा, जिसमें संबंधित क्षेत्र के प्रशासनिक, न्यायिक तथा मौद्रिक अधिकार भी शामिल होते थे। वाणिज्य व्यापार के पतन ने इस प्रक्रिया को और तीव्र कर दिया। हर्षवर्धन के काल तथा इसके पश्चात राजकीय अधिकारियों को वेतन के रूप में भूमि अनुदान दिया जाने लगा। पल्लव और वाकाटक अभिलेखों से यह सूचना मिलती है कि दान ग्रहीता को प्रशासनिक अधिकार भी दिए जाने लगे। अभिलेखों से पता चलता है कि 1000 ईस्वी से धर्मनिरपेक्ष भू अनुदानों का व्यापक प्रचलन हो गया। राजा द्वारा अपने कुल के सदस्यों तथा सैनिकों को इस प्रकार के भूमि अनुदान दिए गए जिन्होंने सामंतों एवं अधिकारियों के रूप में कार्य किया। ईस्वी सन 1000 के ईसा के पूर्व ईसा एवं दक्कन में इस प्रकार के भूमि अनुदानों की संख्या बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक थी, परंतु 11वीं-12वीं सदी में उत्तर भारत में धर्मनिरपेक्ष भू अनुदान बड़ी संख्या में दिए जाने लगे। कालांतर में ऐसे दान ग्रहीता सामंत के रूप में स्थापित हो गए तथा राजनीतिक विखंडीकरण को प्रोत्साहन मिला। बाह्य आक्रमण के कारण सामंतीकरण की इस प्रक्रिया को बल मिला। गुप्त काल के उत्तरार्ध में निरंतर हुए हूण आक्रमण ने एकीकृत साम्राज्य की भावना पर आघात किया। बाह्य आक्रमणों के कारण केंद्रीय सत्ता निर्बल पड़ गई, जिससे राजनीतिक अराजकता एवं अव्यवस्था कायम हो गई। केंद्रीय शक्ति की निर्बलता ने समाज में प्रभावशाली व्यक्तियों का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जिसके ऊपर स्थानीय सुरक्षा का भार आ पड़ा। अरबों तथा तुर्कों के आक्रमण ने बड़े साम्राज्य को धराशायी कर ऐसे में भू अनुदान तथा प्रशासनिक अधिकार पाने वाले अधिकारियों एवं सैनिकों को शक्ति संचय करने का मौका मिल गया। सामंतवाद के विकास में प्राचीन भारतीय धर्म विजय की अवधारणा का योगदान रहा है। कालांतर में शासकों की विजय का उद्देश्य ही हो गया था अधिक से अधिक अधीन शासक तैयार कर उनसे कर, उपहार आदि प्राप्त करना। पूर्व मध्यकाल तक सामंतवाद एक सामान्य प्रथा के रूप में स्थापित हो गई। राजपूत काल तक सामंतवाद का विकास उपसामंती व्यवस्था के रूप में दिखने लगा। इसमें सामंत अपने अधीन कई छोटे सामंत रखते थे। कालांतर में ऐसे सामंतों एवं उपसामंतों की संख्या एवं शक्ति बढ़ती चली गई। राजपूत काल में सामंतों के छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए, जो अपनी शक्ति एवं प्रभाव बढ़ाने के लिए परस्पर संघर्ष में उलझ गए। इस वजह से वाणिज्य व्यापार की एकीकृत प्रणाली को धक्का लगा तथा प्रबल स्थानीयकरण की भावना को प्रोत्साहन मिला। जब हम सामंतवाद के स्वरूप के संबंध में विचार करते हैं तो पाते हैं कि
कमज़ोर राजसत्ता इसकी पहली पहचान है। सामंती व्यवस्था के उदय के साथ ही मौर्य एवं गुप्त जैसे साम्राज्य का अस्तित्व नहीं मिलता है। यद्यपि हर्षवर्धन, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट जैसे राज्यों का इस समय उदय हुआ, परंतु इन सभी राज्यों में सामंतवादी विशेषता अनिवार्य तत्व के रूप में मौजूद थी। इन सभी राज्यों के शासकों द्वारा भारी भरकम उपाधियां ग्रहण की गईं, जैसे परम भट्टारक, महाराजा धीराज, सकलोत्तरा, पथनाथ आदि। इसका मतलब था कि इन शासकों के द्वारा अनेक छोटे छोटे शासकों पर शासन किया गया। फिर इनके नौकरशाही व्यवस्था में भी सामंतों की अहम उपस्थिति रही। सामंतों से उम्मीद की जाती थी कि वे राजा के प्रति निष्ठा रखें, इसके अलावा प्रशासनिक कार्यभार को संभाले ही साथ अपने देयों का एक भाग राजा को नियमित रूप में दें और निश्चित संख्या में सैनिकों को बनाए रखें। सामंत अपनी पुत्री का विवाह भी राजा से करता था। सामंतों द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर भी राजा का नाम अंकित रहता था। इसके अतिरिक्त भी सामंतों को अन्य कई दायित्व भी पूरे करने पड़ते थे। कुछ निश्चित अवसरों पर, जैसे राजा के जन्म दिवस पर, उसके दरबार में उपस्थित होना अनिवार्य था। छोटे सामंतों को अपनी संपत्ति में कोई परिवर्तन करने पर राजा की अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके बदले में उसे विभिन्न प्रतीकों के प्रयोग की अनुमति थी। सामंतों की हैसियत के अनुसार उसकी उपाधियों में अंतर होता था। अधिक महत्वपूर्ण सामंत महासामंत, महामंडलेश्वर आदि उपाधियां ग्रहण करते थे। छोटे सामंत राजा, राणा, ठाकुर, भोक्ता आदि उपाधियों को धारण करते थे। सैद्धांतिक रूप में महंतों को केवल भूमि का राजस्व दिया जाता था, भूमि नहीं। और यदि वह अनुदान की शर्तों का पालन करने में असमर्थ रहता तो राजा उसकी भूमि को जब्त कर लेता था। सैद्धांतिक रूप से यह अनुदान किसी व्यक्ति को केवल जीवन भर के लिए ही दिया जाता था और उसकी मृत्यु होने पर वह पुनः अन्य व्यक्ति को दिया जा सकता था। परंतु व्यवहारिता में सामंत को प्राप्त भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। इन कारणों से राजा की आय के स्रोतों में कटौती हुई। कालांतर में स्थापित सामंतों द्वारा कृषकों का बेगार के माध्यम से व्यापक शोषण किया जाने लगा। करों और बेगार की प्रथा से सामंतों की शक्ति बढ़ती गई। उन्होंने गांव के चारागाह आदि पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया। सड़कों, सिंचाई, जंगल तथा एवं प्रतिभूमि के लिए अतिरिक्त सामंतों द्वारा किए जाने लगा। जबकि उपरोक्त आय पहले राजा को जाता था। उपरोक्त सभी कारणों से राजनीतिक विखंडन की प्रक्रिया दृढ़ हुई तथा राजा सैनिक सहयोग के लिए अधिकाधिक अधीनस्थ शासकों एवं सामंतों पर निर्भर होते चले गए। इस काल में सामंती तत्वों की पहचान प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या में कमी और जागीर के रूप में केवल वेतन से भी की जा सकती। वस्तु दरबार में उपस्थित विभिन्न सामंतों की प्रशासन में बड़ी भूमिका होती थी। नौकरशाही द्वारा किए जा सकने वाले कार्यों को इन सामंतों द्वारा ही संभाल लिया जाता था। सामंती परंपरा कमोबेश आत्मनिर्भर आर्थिक व्यवस्था का वाहक होती है। इसकी वजह है छोटे स्वतंत्र सामंतों के द्वारा जगह जगह चुंगी वसूला जाता, जिससे वाणिज्य व्यापार की एकीकृत इकाई के विकास को धक्का लगा। अंतः वाणिज्य व्यापार एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था का पतन सामंतवाद का सामान्य लक्षण होता है। इस वजह से कृषि अर्थव्यवस्था पर निर्भरता भी बढ़ जाती है। कृषि अर्थव्यवस्था में जमींदारी वर्ग का वर्चस्व सामंतवादी व्यवस्था का एक अन्य लक्षण होता है। जमींदार वर्ग इस आधार पर कृषकों से राजस्व वसूल करते हैं कि वे भूमि के स्वामी हैं। इस व्यवस्था में अधीनस्थ रैयत वर्ग की उपस्थिति बढ़ती जाती है। जमींदार वर्ग राजस्व का संग्रहण श्रम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि अपने उपभोग के लिए करते हैं। कृषक जो भुगतान करते हैं वह किसी प्राप्ति की आशा से नहीं बल्कि प्रथाओं, परंपराओं, कानूनी बाध्यताओं और
एवं वैचारिक प्रभाव की वजह से करते हैं। इस व्यवस्था में शिल्प एवं व्यापार को ही सामंती तत्वों का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि दस्तकारी और हस्तशिल्प केवल ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, जिस पर गांव, बड़े जमींदार और मंदिर का प्रभाव रहता है। उसी प्रकार व्यापार को भी सामंतों की विलासिता संबंधी सामग्री ही होता है। इन्हीं वजहों से शहरी केंद्रों का पतन हो गया। आवश्यकता की पूर्ति स्थानीय रूप से किए जाने के कारण यजमानी परंपरा की शुरुआत हुई, जिससे दस्तकारों को उनकी सेवा का भुगतान फसल कटाई के समय किया जाता था। शहरी शिल्पियों को ग्रामीण कृषि का सहयोग नहीं मिलने से उसकी भी स्थिति में गिरावट आई। हालांकि तटवर्ती क्षेत्र सामुद्रिक व्यापार की वजह से इन परिवर्तनों से अछूते रहे। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय सामंतवाद तथा यूरोपीय सामंतवाद के बीच अंतर के बिंदु क्या हैं। यहाँ अंतर के दो बिंदु दृष्टिगत होते हैं। प्रथम, यूरोपीय सामंतवाद के विपरीत भारतीय सामंतवाद दास व्यवस्था से सामंतवाद के क्रमिक विकास को नहीं दिखाता है। अर्थात भारत में दास व्यवस्था तो थी, परंतु दासों पर आधारित उत्पादन प्रणाली अनुपस्थित थी। दूसरे, भारत में यूरोपीय सामंतवाद का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण कृषि दासता अनुपस्थित दिखती है। इस प्रकार गुप्तोत्तर काल में और उसके पश्चात सामंतवाद ने अपने परिपक्व रूप में संस्थागत स्वरूप ग्रहण कर लिए, जिसने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी स्तरों पर पूरे देश में जीवन को गतिहीन एवं स्थिर बना दिया। यह गतिहीनता निर्विवाद रूप से 19वीं सदी तक जारी रही। इस काल के बाद ही धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत नेताओं द्वारा समाज की इस गतिहीनता पर प्रश्न उठाए गए। सामंतवाद का इतिहास लेखन डी.डी. कौशाम्बी। मार्क्सवादी विद्वानों में डी.डी. कौशाम्बी, आर.एस. शर्मा, वी.एन. यादव, डी.एन. झा आदि ने सामंतवाद की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। मार्क्सवादी विद्वान डी.डी. कौशाम्बी ने सामंतवाद का अध्ययन किया तथा इसे ऊपर से सामंतवाद तथा नीचे से सामंतवाद का नाम दिया। ऊपर से सामंतवाद का आशय राजा के द्वारा अधीनस्थ शासक को विस्थापित नहीं किया जाना तथा उनसे राजस्व की राशि प्राप्त किया जाना। वहीं नीचे सामंतवाद का अर्थ है कि किसानों के बीच से ही क्षेत्रीय जमींदार के रूप में मध्यस्थों का उभरना। यह स्थिति दिल्ली सल्तनत की स्थापना तथा उसके पश्चात आई है। आर.एस. शर्मा ने ऊपर से सामंतवाद तथा नीचे से सामंतवाद के विभाजन को अस्वीकार किया तथा उन्होंने केवल सामंतवाद शब्द का प्रयोग किया। आर.एस. शर्मा सामंतवाद के उद्भव को भूमि अनुदान से जोड़ते हैं। उनके विचार में मौर्योत्तर काल में राजा द्वारा धार्मिक अनुदान दिए गए, किंतु दान ग्रहीता को केवल राजस्व का अधिकार दिया गया। फिर आगे उन्हें प्रशासनिक अधिकार भी सुपुर्द किए जाने लगे, जैसा कि हम वाकाटक शासक प्रवर सेन द्वितीय के दान पत्र की सूचना पाते हैं। फिर जब गुप्त काल के अंत में वाणिज्य व्यापार का पतन हुआ तो मुद्राओं की कमी पड़ने लगी। अंततः अब अधिकारियों को तनख्वाह भी भूमि अनुदान के रूप में दिया जाने लगा। इस प्रकार धार्मिक अनुदानों की तुलना में गैर धार्मिक अनुदानों की संख्या बढ़ गई। 5वीं सदी तथा 13वीं सदी के बीच बड़ी संख्या में मंदिरों और मठों को अनुदान दिए गए। सबसे बढ़कर 10वीं सदी तथा उसके पश्चात बड़ी संख्या में सैनिक अनुदान भी दिए गए। इसके अतिरिक्त आर.एस. शर्मा ने भारतीय सामंतवाद में उपसामंतीकरण तथा कृषि दासता जैसे तत्वों को भी ढूंढने का प्रयत्न किया। आर.एस. शर्मा के विचारों को चुनौती 1965 में आर.एस. शर्मा ने भारतीय सामंतवाद नामक ग्रंथ लिखकर अपने विचारों को प्रकट किया। शीघ्र ही उनके विचारों को दो महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा चुनौती दी गई। प्रथम विद्वान थे डी.सी. सरकार तथा दूसरे विद्वान थे बी.डी. चट्टोपाध्याय। डी.सी. सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि आर.एस. शर्मा जिसे सामंतवाद कहते हैं वो एक साधारण जमींदार से अधिक नहीं थे। उसी प्रकार बी.डी. चट्टोपाध्याय ने न केवल भूमि अनुदान के
भूमि निदान के प्रभाव की अलग व्याख्या की, वरन उन्होंने वाणिज्य, व्यापार, मुद्रा अर्थव्यवस्था तथा एवं नगरीकरण के पतन की अवधारणा को भी अस्वीकार कर दिया। उनके विचार में भूमि अनुदान में राजा की शक्ति में कमी नहीं आई अपितु वृद्धि हुई, क्योंकि भूमि अनुदान के माध्यम से न केवल नए क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण हुआ, वरन क्षेत्रीय शासकों ने वैधता भी प्राप्त की। बी.डी. चट्टोपाध्याय ऐसा मानते हैं कि भूमि अनुदान के परिणामस्वरूप दो प्रक्रियाएं एक साथ घटित हुई। एक तरफ जनजातीय क्षेत्रों में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ, तो दूसरी तरफ कबायली जनसंख्या कृषक के रूप में तब्दील होती गई। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में कबायली मुखिया क्षेत्रीय राजा के रूप में ढल गए तथा अतिरिक्त प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी वंशावली किसी महत्वपूर्ण राजवंश से जोड़नी आरंभ कर दी। इस प्रकार बी.डी. चट्टोपाध्याय ने राजनीतिक विखंडन की जगह राजनीतिक संगठन की अवधारणा को स्वीकार किया है। उनकी इस अवधारणा को संवंत राज इंटीग्रेटेड स्टेट सिस्टम की अवधारणा के रूप में जाना जाता है। हरवंश मुखिया ने भी आर.एस. शर्मा के विचारों को कड़ी चुनौती दी तथा यह स्थापित करने का प्रयत्न किया कि सामंतवाद की अवधारणा यूरोपीय समाज की तरह भारत पर लागू नहीं होती। उनके विचार में पूंजीवाद की तरह सामंतवाद कोई विश्व व्यवस्था नहीं, वस्तः पूंजीवाद की एक विश्व व्यवस्था होने का कारण पूंजीवादी देशों द्वारा मुनाफे की वृद्धि के लिए विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपने बाजार का प्रसार किया गया। किंतु जैसा कि हम जानते हैं कि सामंती व्यवस्था खपत में प्रोत्साहन पर आधारित थी, यह मुनाफे से प्रेरित नहीं थी। अंततः दूसरे क्षेत्र में इसके प्रसार की गुंजाइश नहीं थी। फिर हरवंश मुखिया ने दो मुद्दों पर आर.एस. शर्मा का विरोध किया। प्रथम, यूरोप में सामंतवाद का विकास उनकी मूलभूत संरचना से ही हुआ था, किंतु भारत में जैसा कि आर.एस. शर्मा मानते हैं कि राजकीय प्रयास का नतीजा था। दूसरे, यूरोप में सामंतों ने मेनर प्रणाली के तहत उत्पादन की प्रक्रिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, किंतु भारत में इस प्रकार का नियंत्रण नहीं देखा गया। सबसे बढ़कर आंद्रे विंक नामक विद्वान ने यह धारणा रखी कि आर.एस. शर्मा ने भारतीय सामंतवाद की व्याख्या में एक यूरोपीय विद्वान हेनरी पिरेन की धारणा को अपनाया है। सर्वप्रथम हेनरी पिरेन ने ही वाणिज्य, व्यापार तथा नगरों के पतन की अवधारणा रखी। इस प्रकार विंक महोदय ने आर.एस. शर्मा को इंडियन पिरेन नाम दिया। आर.एस. शर्मा का जवाब तथा भारतीय सामंतवाद के कुछ नवीन पहलू में आर.एस. शर्मा ने अपने निबंध भारतीय सामंतवाद कितना सामंती में अपने आलोचकों की चुनौती का उत्तर देने का प्रयास किया। बी.डी. चट्टोपाध्याय की अवधारणा को खंडित करते हुए उन्होंने नगरों के पतन के पुरातात्विक साक्ष्य की ओर संकेत किया। फिर हरवंश मुखिया के मत का उत्तर देते हुए आर.एस. शर्मा ने अपनी अवधारणा में कुछ संशोधन भी लाए तथा कलयुग की अवधारणा पर विशेष बल देकर उन्होंने एक सामाजिक संकट की ओर संकेत किया। उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि राजा के द्वारा यह भूमि अनुदान स्वेच्छा से नहीं दिया गया, वरन इस सामाजिक संकट का सामना करने के क्रम में ही दिया गया था। उसी प्रकार आंद्रे विंक के मत का जवाब देते हुए उन्होंने यह घोषित किया कि मुझसे पहले निहार रंजक रे तथा डी.डी. कोसाम्बी ने नगरों के पतन पर लिख चुके हैं, जबकि इसमें से कोई भी हेनरी पिरेन को नहीं पढ़ा था। फिर भारतीय सामंतवाद की अवधारणा के कुछ नए प्रकार के संशोधन भी देखे जाते हैं। साथ ही इसमें कुछ नए आयाम भी खुलकर आए हैं। हाल के नगरों के पतन की अवधारणा को बड़ी गंभीर चुनौती मिली है तथा बी.डी. चट्टोपाध्याय के साथ साथ रणवीर चक्रवर्ती जैसे विद्वानों ने भी 9वीं सदी में नगरों का प्रमाण प्रस्तुत किया है। फिर आर.एस. शर्मा ने समकालीन स्थापत्य कला में भी सामंती तत्वों का प्रभाव देखा है।
डी.एन. झा ने भी सामंतवाद के अध्ययन में नए सांस्कृतिक आयाम जोड़ दिए हैं। भक्ति की अवधारणा को सामंती चेतना से जोड़ा गया है, जहाँ जहाँ कुछ विद्वान भक्ति के उद्भव को ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के विरुद्ध जनसामान्य की प्रतिक्रिया करार देते आ रहे थे, वहीं सामंतवाद का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने भक्ति को सामंती चेतना से जोड़ते हुए भक्त और भगवान के संबंधों में सामंत एवं अधीनस्थ किसानों के संबंधों से रेखांकित किया है। इस प्रकार सामंतवाद की व्याख्या में एक वैचारिक सांस्कृतिक आयाम भी जुड़ गया है। सामंतवाद को प्रेरित करने वाले कारक एवं उनकी विशेषताएं। सामंतवाद प्रशासनिक क्षेत्र में एक पिरामिड नुमा ढांचा के विकास की ओर इंगित करता है। इस प्रकार का एक ढांचा सामान्य लोग तथा राजा के बीच कायम हो गया था, क्योंकि मध्यवर्ती स्थल पर बिचौलियों का एक समूह अस्तित्व में आ चुका था। सामंतवाद की व्याख्या मुख्यतः यूरोपीय समाज के संदर्भ में की गई, किंतु गैर यूरोपीय समाज में भी मध्यकाल में एक ऐसी व्यवस्था कायम हुई जो यूरोपीय सामंतवाद में मिलती जुलती प्रतीत होती है। भारत में भी 8वीं सदी तथा उसके पश्चात एक ऐसी व्यवस्था कायम हो गई जिसे भारतीय सामंतवाद का नाम दिया जाता है। भारतीय सामंतवाद को प्रेरित करने वाले कारक। भारतीय सामंतवाद के उद्भव का एक महत्वपूर्ण कारण था राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्र में एक प्रकार का स्थिरीकरण कायम होना। जैसा कि हम जानते हैं कि यह प्रवृत्ति मौर्योत्तर काल में ही आरंभ हो गई थी। शक एवं कुषाण शासकों ने भारतीय शासकों को पराजित किया, किंतु उन्होंने उन शासकों को समाप्त नहीं किया, अपितु उन्हें अधीनस्थ शासक के रूप में रहने दिया। यह एक विशिष्ट प्रकार की प्रवृत्ति थी जो हमें मौर्य काल में अनुपस्थित दिखती है। वस्तुतः इस काल में भारत में धर्म विजय की अवधारणा लोकप्रिय होने लगी थी। इस अवधारणा के तहत पराजित शासकों के राज्य अथवा भूभाग के अधिग्रहण को अनैतिक करार दिया गया। आगे हम इस नीति का विकास समुद्रगुप्त के ग्रहण मोक्ष की नीति में देखते हैं, अर्थात पराजित राज्यों के शासकों को उनका क्षेत्र लौटा दिया गया तथा उन्हें सामंतों के रूप में स्थापित कर दिया गया। बाह्य आक्रमण ने भी बिखराव और विघटन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि हुणों के आक्रमण के कारण उत्तर पश्चिम के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को धक्का लगा। राज्य की स्थिति कमजोर हो गई तथा अधीनस्थ शासक एवं सामंतों की महत्वाकांक्षा को प्रोत्साहन मिला। उदाहरण के लिए गुप्तों के अधीन एक सामंत मालवा के गवर्नर यशोवर्मन ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया तथा अपने एक अभिलेख में हुणों को पराजित करने को दावा किया। आगे तुर्की आक्रमण भी इस प्रक्रिया को बल प्रदान करता रहा है। फिर हम सामंतवाद के उद्भव को भूमि अनुदान से जोड़कर देख सकते हैं। ईसा की आरंभिक शताब्दियों में ये अनुदान ब्राह्मण तथा बौद्ध भिक्षु को दिए गए, किंतु उन्हें महज राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था। परंतु 5वीं सदी के अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि दान ग्रहीताओं को प्रशासनिक अधिकार भी सौंपे जाने लगे। इस प्रकार राज्य का नियंत्रण कमजोर हुआ। फिर गुप्त काल के उत्तरार्ध में वाणिज्य व्यापार और मुद्रा अर्थव्यवस्था को धक्का लगा। अंततः गुप्त काल के पश्चात मुद्राओं की कमी के कारण अधिकारियों को भी भूमि अनुदान में वेतन दिया जाने लगा। इस प्रकार नौकरशाही पर भी राज्य का नियंत्रण कमजोर पड़ता गया। धीरे धीरे गैर धार्मिक अनुदानों की संख्या बढ़ती गई और 10वीं सदी के पश्चात सैनिक अनुदानों पर विशेष रूप से बल दिया जाने लगा। विशेषताएं देखें तो सामंती व्यवस्था एक प्रमुख अभिलक्षण राजनीतिक विखंडीकरण, दूसरे शब्दों में लंबवत विभाजन, संप्रभुता का विभाजन तथा अधीनस्थ शासकों की उपस्थिति इस व्यवस्था का एक प्रमुख लक्षण है। इस काल में राजा एवं सामान्य किसानों के बीच मध्यस्थों की एक श्रृंखला कायम हो गई। याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक टीका में मध्यस्थों की 4 श्रेणियां बताई गई हैं। इसके परिणाम स्वरूप जहां राज्य की आय में कमी आई, वहीं किसानों का शोषण हुआ। वाणिज्य व्यापार के पतन के कारण मुद्रा अर्थव्यवस्था तथा नगरीकरण को धक्का लगा तथा अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। किंतु इसके साथ ही एक स्वामी जमींदार वर्ग तथा अधीनस्थ कृषक वर्ग अस्तित्व में आया।
यह जमींदार वर्ग महज भूमि पर अपने स्वामित्व के दावे के आधार पर अधिशेष का एक बड़ा भाग प्राप्त करने लगा। दूसरी तरफ किसान परंपरा एवं रीति रिवाज के आधार पर इन जमींदारों को उत्पादन का एक अंश देने लगे। मंदिर तथा मठों के साथ भी बड़ी बड़ी जमींदारियां जुड़ गईं तथा वे कृषि पर अपना दावा करने लगीं। कुछ अनुदानों में किसानों एवं शिल्पियों को भी भूमि से बांध दिया गया, अर्थात वे भूमि को खाली नहीं करा सकते थे। इस प्रकार कृषि तथा शिल्पों का सामंतीकरण हुआ। कुछ बड़े सामंतों ने अपने अनुदान का एक अंश अधीनस्थ सरदारों को देना आरंभ किया। इसके परिणाम स्वरूप उपसामंतीकरण की प्रवृत्ति आरंभ हुई। राजपूत शासकों के अधीन बड़ी संख्या में गांवों को समूह में विभाजित कर अपने रक्त संबंधों के लोगों को भूमि आवंटित किया गया। इस प्रकार अनुदानों का सैनिक स्वरूप, अर्थात अनुदान प्राप्तकर्ता को राज्य में सैनिक सेवा प्रदान करनी होती थी। सामंती चेतना की अभिव्यक्ति समकालीन कला तथा धर्म के क्षेत्र में भी देखी जा सकती है। मंदिरों में मुख्य देवता के निकट गौण देवताओं की उपस्थिति सामंत चक्र की अवधारणा को दर्शाती है। उसी प्रकार भक्त की अवधारणा के तहत भक्त और भगवान के संबंध भी सामंती संबंधों को रेखांकित करते हैं। भारतीय सामंतवाद तथा यूरोपीय सामंतवाद में अंतर। यूरोपीय सामंतवाद का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण रहा है कृषि दासता तथा मेनर प्रणाली। इसके तहत भूस्वामी संपूर्ण उत्पादन की प्रक्रिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता था, किंतु भारत में इस तरह की पद्धति कायम नहीं रही। यहाँ किसानों को भूमि से बांधने की प्रवृत्ति नहीं रही। इसका महत्वपूर्ण कारण था यूरोप की तुलना में भारत की भूमि अधिक उपजाऊ थी। अंततः यहाँ उतनी बड़ी मात्रा में भूमि को आबाद करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे यूरोप की तुलना में यहाँ जनसंख्या भी अधिक थी, इसलिए यहाँ कृषक श्रमिकों को भूमि से बांधने की जरूरत नहीं थी। यही वजह है कि भारतीय सामंतवाद को अर्ध सामंती कहा गया है। यूरोप में सामंतवाद का उद्भव दास व्यापार से सामंतवाद के संक्रमण के रूप में हुआ, किंतु भारत में इस प्रकार का संक्रमण नहीं देखा गया। वस्तुतः भारत में दास व्यवस्था तो थी, परंतु दासों पर आधारित कृषि उत्पादन प्रणाली नहीं थी। यही वजह है कि मौर्य काल में मेगास्थनीज भारत में दास व्यवस्था की अनुपस्थिति की बात करता है, क्योंकि मेगास्थनीज ने अपने यहाँ उत्पादन प्रणाली पर आधारित दासों की व्यवस्था देखी थी। उसी आधार पर उसने यहाँ के दास व्यवस्था का मूल्यांकन किया और दास व्यवस्था की अनुपस्थिति की बात की। राजपूतों का उद्भव। राजपूत शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द राजपुत्र से हुई है। आरंभ में राजपुत्र शब्द व्यक्तिवाचक था तथा राजा के पुत्र के अर्थों में ही प्रयुक्त होता था, परंतु पूर्व मध्य काल में इस शब्द का अर्थ जातिवाचक हो गया तथा इसका प्रयोग शासक अथवा भूमिधारी सामंत के संदर्भ में किया जाने लगा। राजपूतों का पहला विवरण सिंध विजय के समय मिलता है, जब सिंधु के शासक दाहिर की सहायता के लिए 5000 घुड़सवार इकट्ठे हुए थे। यहाँ इन्हें राजपुत्र अथवा राजपूत कहा गया था। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें विदेशी बनाम देसी उद्भव का सिद्धांत तथा अग्निकुल का सिद्धांत प्रमुख है। देसी बनाम विदेशी सिद्धांत में माना गया कि राजपूत वास्तव में विदेशी आक्रमणकारियों की संतान थे, जो शक, कुषाण अथवा हूण आक्रमण के साथ भारत आए थे। अंत क्षत्रिय वर्ग में स्थान पाने में सफल रहे। राजपूतों के उद्भव के संबंध में अग्निकुल के सिद्धांत पृथ्वीराज रासो के लेखक चंदर बरदाई द्वारा स्थापित की गई है। इसमें कहा गया है कि परशुराम के द्वारा जब क्षत्रियों का नाश किया गया तो उसके पश्चात समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, जिसको दूर करने की तथा धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्मा के आदेश से आबू पर्वत पर यज्ञ के अग्निकुंड से इन राजपूतों की उत्पत्ति हुई। परंतु विश्लेषण करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि राजपूतों की उद्भव की व्याख्या स्वदेशी बनाम विदेशी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में करने की बजाय एक संपूर्ण प्रक्रिया के परिणाम के रूप में किया जाना चाहिए। राजपूतों की उत्पत्ति
राजपूतों की उत्पत्ति एक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम है, क्योंकि भूमि अनुदान के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में कृषि बस्तियों का प्रसार हुआ। फिर भूस्वामी वर्ग में स्थानीय जनजाति वर्ग के रूप में देशी तथा आक्रमणकारी वर्ग के रूप में विदेशी तत्व शामिल हो गए होंगे। उन्होंने वैदिक धर्म को प्रतिस्थापित कर तथा ब्राह्मणों को दान देकर अपने क्षत्रिय वर्ग के साथ स्थापित कर लिया। इसी प्रकार राजपूतों का उद्भव एक राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है। उदाहरण के लिए विभिन्न सरदारों को भूमि अनुदान प्राप्त हुए। उसमें से कुछ सरदारों को यह अधिकार प्राप्त था कि वे अनुदान का कुछ अंश अपने अधीनस्थ किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे सकते थे। इस व्यवस्था ने इन सरदारों की स्थिति मजबूत हुई। आगे चलकर इन सरदारों द्वारा किला निर्माण किया गया तथा सैन्य संगठित किए गए। इस प्रकार सरदारों ने अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया। राजपूतों के उद्भव को सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम के रूप में भी देखा जा सकता है। वस्तुतः कुछ सरदारों के उद्भव में वैवाहिक संबंधों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ छोटे स्तरों के सरदारों ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी उपस्थिति सुदृढ़ की। वैवाहिक संबंधों द्वारा उनका सामाजिक स्तर ऊंचा हुआ तथा वे राजपूत समूह में शामिल हो गए। उसी प्रकार कुछ महत्वपूर्ण परिवारों के उद्भव में ब्रह्मक्षत्र की अवधारणा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ योद्धा परिवारों ने अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए छत्री से पूर्व ब्राह्मणों में अपना संबंध जोड़ लिया। उदाहरण के लिए प्रतिहार शासकों के मूल पुरुष हरिश्चंद्र के विषय में यह बताया जाता है कि 2 पत्नी थी, जिनमें से एक ब्राह्मण थी तो दूसरी क्षत्रिय। आगे इस वंश के महत्वपूर्ण शासकों को ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न बताया गया। इस प्रकार कुछ योद्धा परिवारों ने अपने सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्षत्रिय से पूर्व ब्राह्मणों से अपना संबंध जोड़ लिया। राजपूतों के उद्भव के संबंध में एक निबंध लिखिए। राजपूतों का उद्भव एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम था। विश्व के अन्य क्षेत्रों में स्थापित योद्धा वर्ग की ही तरह भारत में राजपूत भी योद्धा वर्ग के रूप में संगठित हुए तथा इस संगठन में राजा के पुत्र से लेकर एक सामान्य जमींदार तक भी शामिल हुए। कर्नल टॉड तथा कनिंघम जैसे विद्वानों ने इसकी विदेशी उत्पत्ति दिखाने का प्रयास किया तथा उन्हें क्रमशः शकों और कुषाणों का वंशज माना। दूसरी तरफ चंद्रबरदाई जैसे लेखक ने अग्निकुल की अवधारणा पर बल देकर उनकी देशी उत्पत्ति सिद्ध करने का प्रयास किया, किंतु सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात ऐसा ज्ञात होता है कि एक जाति समूह के रूप में राजपूत भिन्न तत्वों का मिश्रण थे। उद्भव के कारण क्या थे? प्राचीन काल में ज्ञात क्षत्रिय वर्ण का विकास आगे राजपूत के रूप में हुआ होगा। फिर शासक वर्ग के लोग चाहे वे किसी भी वर्ण से संबंध रहे हों, आगे राजपूत के रूप में विकसित हो गए। इस समूह में शक कुषाण जैसे विदेशी तत्व भी शामिल थे, जिनका भारतीकरण हो चुका था। राजपूतों का उद्भव एक राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ भूमि अनुदान प्राप्तकर्ता अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। उन्होंने अपने किले निर्मित किए, सेना की स्थापना की और फिर राजपूतों के समूह में शामिल हो गए। यह आर्थिक प्रक्रिया का ही परिणाम है कि वस्तु भूमि अनुदान के कारण जनजातीय क्षेत्र में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप भी कुछ लोगों की सामाजिक स्थिति ऊंची हो गई और राजपूतों के समूह में शामिल हो गए। वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी कुछ भूमिधारी परिवारों को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। फिर ब्रह्मक्षत्र की अवधारणा के माध्यम से भी कुछ परिवारों ने अपनी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ कर ली और राजपूतों के समूह में शामिल हो गए। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति इस संपूर्ण प्रक्रिया का परिणाम है और प्रत्येक युग में इस वर्ण में नवीन तत्वों का आगमन होता रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजपूतों के उद्भव के लिए एक से अधिक कारक उत्तरदायी हैं। राजपूतों की राजनीतिक संरचना की बात करें तो महमूद गजनी के
आक्रमण के 50 वर्ष के पश्चात 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 तक उत्तर भारत की राजनीतिक पद्धति बहुराज्य व्यवस्था पर आधारित थी। राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टि से इस काल की राजव्यवस्था एक नई दिशा की ओर उन्मुख थी। इसमें विकेंद्रीकरण के तत्वों की प्रधानता थी। वस्तुतः इसकी पहचान सामंती व्यवस्था के रूप में की गई तथा बहुराज्य व्यवस्था को राजशक्ति के ऊर्ध्वाधर लंबवत विभाजन का परिणाम माना जाता है। किंतु इस संदर्भ में एक दूसरी अवधारणा भी उभर कर आई है। इसे समवित राज्य अवधारणा के नाम से जाना जाता है। इसमें राज्यों की बहुलता को क्षेत्रीय विस्तार के रूप में देखा गया तथा इसमें विघटन की जगह संगठन का परिणाम माना गया है। इसलिए राजपूत राज्यों के अध्ययन में कुछ इस नवीन दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। वस्तुतः इसने इतने बड़े क्षेत्र होने वाले परिवर्तन महज किसी एक प्रक्रिया का परिणाम नहीं हो सकते। किंतु चाहे कारण जो भी हो, बहुराज्य व्यवस्था इस युग की एक विशेषता रही है। पूर्व मध्यकालीन भारत अथवा राजपूत युग की प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देते हैं। मौर्यों जैसे सुसंगठित केंद्रीकृत प्रशासन के स्थान पर गुप्तोत्तर काल के समान विकेंद्रीकृत प्रशासन, जिसका गठन सामंती तत्वों के आधार पर किया गया, इस काल में प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। इस काल की राजनीतिक व्यवस्था की दूसरी विशेषता थी प्रशासन में एक रूपता का अभाव। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था एक प्रकार के संघीय सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। इसमें राजा की स्थिति में ह्रास दिखता है तथा अधीनस्थ शासकों, सामंतों तथा स्थानीय तत्वों का प्रशासन में महत्व बढ़ गया। राजपूतकालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी के साहित्यिक स्रोत प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इस काल में राजनीतिक शास्त्र पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकों में कृतकल्पतरु, नीति वाक्यमृत, अपराजित प्रक्षा, वीरमित्रोदय, मानसोल्लास, पृथ्वीराज रासो से उस काल के राजनीतिक आदर्शों के संबंध में जानकारी मिलती है। राजनीतिक संरचना में राजा की स्थिति सैद्धांतिक रूप से सर्वोच्च होती थी। वह कार्यपालिका तथा एवं न्यायपालिका संबंधी सभी शक्तियों का स्रोत था। राजा का पद समय और इस समय गौरवशाली बन गया तथा राजस्व तथा देवत्व में संबंध स्थापित हुए। राजा द्वारा भारी भरकम उपाधियां ग्रहण की गईं तथा उदाहरण के लिए महाराजा धीराज, परम भट्टारक, सकल सामंत, चूड़ामणि, नारायण, आदिवराय, त्रिकलिंगाधिपति इत्यादि। पृथ्वीराज चौहान ने भारतेश्वर की उपाधि ग्रहण की। इसमें संकेत मिलता है कि राजा अनेक छोटे बड़े सामंतों पर शासन करता था। व्यवहारिक रूप में राजा पूर्णतः निरंकुश नहीं होता था तथा रीति रिवाज, परंपरा, लोक धर्म, कुलीन तथा एवं सामंतों का दबाव, धर्मशास्त्र के नियमों का अनुपालन जैसे तत्वों में अपनी शक्ति सीमित होती थी। सामान्यतः राजा का ज्येष्ठ पुत्र पिता की गद्दी का उत्तराधिकारी होता था, परंतु कभी कभी उत्तराधिकार के लिए संघर्ष भी होता था, जिसमें मंत्रियों और अधिकारियों के साथ सामंतों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। इसमें राजा की शक्ति में ह्रास हुआ। युवराज का भी राज्याभिषेक होता था तथा उसमें प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती थी। आवश्यकतानुसार रानियां संरक्षिका के रूप में राज्य का प्रशासन संभालती थी। संरक्षक रानियों के उदाहरण के रूप में पृथ्वीराज रासो, गहड़वाल शासक मदनपाल की पत्नी कर्पूर देवी, पृथ्वीराज चौहान की माता रानी दिद्दा आदि का नाम प्रमुख है। रानियां भी गौरवशाली विरुद्ध धारण करती थी, जैसे महिषी, राजमहिषी, महादेवी आदि। इस काल में मंत्रिपरिषद का अस्तित्व था। इसमें मंत्रियों, सामंतों तथा राज्याधिकारियों का समावेश होता था, परंतु मंत्रियों की संख्या एवं उसके संगठन के बारे में ठोस जानकारी नहीं है।
पाल, सेन, चौहान, कलचुरी अभिलेखों में मंत्रियों का उल्लेख मिलता है। अधिकारियों का पद वंशानुगत हो गया था। चंदेल तथा पाल अभिलेखों में वंशानुगत मंत्री पद का उल्लेख मिलता है। प्रभावशाली मंत्री राजा पर यथेष्ट प्रभाव रखते थे, परंतु सिद्धांततः राजा मंत्रियों का परामर्श मानने में बाध्य नहीं था। मंत्रिपरिषद में अपने सामंतों तथा अधीनस्थ शासकों की भी सक्रिय भागीदारी रहती थी। मंत्रियों का वेतन भुगतान भूमि अनुदान के माध्यम से किया जाता था। इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था में निरंतरता एवं परिवर्तन के दोनों तथ्य विद्यमान मिलते हैं। कुछ अधिकारियों का पद नाम पहले की तरह, जैसे संधि विग्राहक, महाप्रतिहार आदि तो कुछ नए अधिकारियों के भी नाम मिलते हैं। उदाहरण के लिए राजा, स्थानीय दशस, अनियुक्तक, तन्नियुक्तक और गामागमिक आदि। इसमें से कुछ सामंत भी होते थे। राज्य के कर प्रशासन में भूमि कर का सर्वाधिक महत्व था तथा यही राज्य की आय का मुख्य साधन था। यह भूमि की स्थिति के अनुसार तीसरे से लेकर 12वें भाग तक लिया जाता था। इसके अलावा उद्योग एवं वाणिज्य कर भी राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। आपातकाल में राजा प्रजा के अतिरिक्त कर भी वसूलता था। जैसे गढ़वाल शासकों ने तुर्कों से युद्ध के निमित्त तुरुस्कंद नामक कर वसूला। इसके अतिरिक्त राज्य को शुल्क तथा दशापराध के दंड, कुलीनों एवं सामंतों द्वारा प्रदत्त उपहार, भोग तथा युद्ध में लूट के धन से भी आमदनी होती थी। राजपूत शासकों के अंतर्गत एक गृह क्षेत्र होता था, जिसकी आय सीधे राजा के पास जाती थी। राजा राजस्व इकाई के रूप में गांवों का एक समूह बनाकर अपने रक्त संबंधों के लोगों में आवंटित कर देता था। ये गांवों के समूह उन्हें जागीर के रूप में प्राप्त होते थे। सामान्यतः इनका समूहीकरण 12/16 गांव या फिर उनके गुणकों का प्रयोग किया जाता था। जागीर प्राप्तकर्ता की स्थिति सामंतों की तरह होती थी तथा उनके कुछ निश्चित दायित्व होते थे, जैसे अपने स्वामी की मुद्रा का उपयोग करना, अपने अभिलेखों में स्वामी का नाम अंकित करना, जरूरत पड़ने पर स्वामियों को सैनिक सेवा प्रदान करना, समय समय पर दरबार में उपस्थित होकर राजा को नजराना देना तथा अपनी पुत्री अर्पित करना। परंतु इन जागीर धारकों द्वारा कमजोर उत्तराधिकारी के समय विद्रोह भी किया जाता था, जैसे कश्मीर में दमार विद्रोह तथा बंगाल में कैबर्त विद्रोह। इस काल का अधिकांश सैन्य संगठन राजा तथा सामंतों की मिलीजुली सेना से तैयार होती थी, जो महाबलाधिकृत या वलाधिकृत के तहत कार्य करते थे। यद्यपि राजा स्वयं भी युद्ध क्षेत्र में सैन्य नेतृत्व संभालते थे। इस काल में सैन्य व्यवस्था में दुर्गों तथा किलों का महत्व बढ़ गया तथा संभवतः यह इसलिए था कि प्रायः सभी राज्य अपने पड़ोसियों में युद्धरत रहते थे। इस काल में सेना में भी सामंतिक तत्व प्रबल रूप से मौजूद था तथा सैनिक पदाधिकारियों को भी सेवा के बदले भूमि अनुदान तथा सामंती उपाधियां प्रदान की गईं। न्याय व्यवस्था का प्रधान यद्यपि स्वयं राजा ही था, तथापि अनेक न्यायालय केंद्रीय स्तर के ग्राम स्तर तक संगठित किए गए थे। कुल ग्राम श्रेणी, पुग, जनपद एवं देश से संबंधित न्यायालय भी इस समय प्रचलित थे। न्याय व्यवस्था में स्थानीय अधिकारियों की भी प्रमुख भूमिका रहती थी तथा छोटे मोटे मामले ग्राम पंचायत तथा जाति पंचायत द्वारा सुलझा लिए जाते थे। इस काल में दंड व्यवस्था कठोर थी, जिसमें अंगभंग, अर्थदंड, मृत्युदंड तथा आजीवन कारावास जैसी सजा शामिल थी। राजपूत काल में केंद्रीय सत्ता के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्रों में प्रशासन की सुविधा के लिए अनेक भागों में बांट दिया गया था।
इसमें भुक्ति मंडल विषय पथक आदि प्रमुख थे। राज्य के पश्चात भुक्ति सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। इसका सर्वोच्च अधिकारी उपरिक महाराज के नाम से जाना जाता था। इसके नीचे मंडल था। यह भी भुक्ति की मिलती जुलती प्रशासनिक इकाई थी। इसके नीचे विषयपति के नेतृत्व में विषय नामक इकाई होती थी। प्रमुख नगरों अथवा अधिष्ठानों में इनका कार्यालय होता था। पृथक नामक इकाई अनेक गांवों से मिलकर बना होता था। अभिलेखों में काशी पार्थक, दसपुर पश्चिम पथक आदि के नाम मिलते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम था, जिसका प्रशासक ग्रामिक अथवा ग्रामपति होता था। विषय तथा उसके नीचे की प्रशासन में स्थानीय तत्वों की भागीदारी रहती थी। जैसे पंचकुल नामक समिति की चर्चा अभिलेखों में मिलती है, जो स्थानीय प्रशासन से संबंध थी। नगरों का प्रशासन स्थानीय या राजस्थानियों परिक जैसे अधिकारी देखते थे, जिसकी सहायता विभिन्न लिपिक तथा शिल्पी समूह करते थे। पट्टकील बलाधिक तलार शुल्क ग्राह जैसे अन्य राज्यकर्मी नगर प्रशासन में सहायता प्रदान करते थे। दुर्ग की सुरक्षा का भार कोटपाल पर था। इस प्रकार इस काल में प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता थी प्रशासन के स्तर पर सामंती प्रणाली की स्थापना। राजपूत राजनीति की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी अपने क्षेत्र, अपनी जाति तथा नस्ल के लोगों में गहरा लगाव। यही वजह है कि राजपूत शासक अखिल भारतीय संगठन कायम करने में असफल रहे। यद्यपि फरिश्ता चंदेल शासकों के अंतर्गत महमूद गजनवी के आक्रमण के विरुद्ध एक संगठन की बात कहता है, परंतु हाल के शोधों के द्वारा इस तथ्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। राजपूत शासक युद्ध को समारोहों के रूप में लेते थे। उनमें राजनीतिक संबंध राजमंडल व्यवस्था, जिसमें पड़ोसी तथा शत्रु मित्र होता है, पर आधारित है। इस तरह जब इस्लाम एक शक्ति के रूप में संगठित होकर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, तो भारत की राजनीति एक दूसरी दिशा में निमग्न थी। यद्यपि अरब आक्रमण को उत्तर भारत के कुछ प्रमुख शासकों ने विफल बना दिया, किंतु तुर्की आक्रमण के संदर्भ में यह बात लागू नहीं हो सकी। राजपूतकालीन सामाजिक व्यवस्था में राजपूत के सामाजिक संरचना पर दृष्टिपात करने पर निम्न विशेषताएं उभर कर आती हैं, जिसमें जातियों से उपजातियों का विकास, जाति की बहुलता इस काल की सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण थी। उदाहरण के लिए विदेशी यात्रियों ने भी जातियों की बहुलता पर दृष्टिपात किया है। इब्न खुर्दादब ने 7 जातियों का जिक्र किया है। कल्हड़ 64 जातियों का उल्लेख करता है। वहीं अलबरूनी 4 वर्ण एवं 8 अंत्य जातियों का विवरण देता है। जातियों की बहुलता का एक कारण था कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार के साथ जनजातियों का जाति के रूप में ढलना, तथा इसका दूसरा कारण था कुछ पेशेवर समूहों का जाति के रूप में ढल जाना। ब्राह्मणवादी विशेषाधिकारों पर बल राजपूतों की उत्पत्ति मिश्रित तत्वों का परिणाम थी। अंततः अपने सामाजिक दर्जा को ऊंचा उठाने के लिए ब्राह्मणों के सहयोग की जरूरत थी। यही वजह है कि इस काल में ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई। इस काल में स्मृतिकारों ने यह घोषित कर दिया कि जहाँ मुंज घास पैदा नहीं होते और काले हिरण विचरण नहीं करते, वहाँ द्विजों को यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस काल में एक विदेशी यात्री अलबरूनी ने भी ब्राह्मणों की कट्टरता का जिक्र किया है। वैश्यों की सामाजिक दशा में गिरावट आई तथा उनकी स्थिति शूद्रों के समकक्ष हो गई। अलबरूनी कहता है कि वैश्य और शूद्र नगर, किले और सराय में एक साथ निवास करते, किंतु उनमें से किसी को भी वेद पढ़ने तथा वेदों का श्रवण करने का अधिकार नहीं है। महिलाओं की दशा इस काल में महिलाओं की दशा में गिरावट ही मानी जा सकती है। यद्यपि उन्हें कुछ अधिकार भी प्राप्त हुए। उदाहरण के लिए
उनकी संपत्ति के अधिकार में वृद्धि हुई और फिर उन्हें स्वयंवर में वर चुनने का अधिकार दिया गया, किंतु व्यवहारिक रूप में उनकी दिशा पहले की तुलना में खराब थी। बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसी बुराइयां पहले से ही प्रचलित थी तथा अब जौहर प्रथा जैसी कुरीति भी आरंभ हो गई। इसके अतिरिक्त इस काल में पर्दा प्रथा भी विशेष प्रोत्साहन मिला। अछूतों की संख्या में विस्तार, इस काल में अछूत जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। इसके भी दो कारण हो सकते हैं। प्रथम, नवीन तत्वों का जाति व्यवस्था में शामिल होना तथा दूसरा, कुछ विशेष प्रकार के शिल्पों को हीन दृष्टि से देखा जाना। इस प्रकार कुछ खास शिल्पों से जुड़े हुए लोग अछूत की श्रेणी में गिर गए। इस प्रकार अछूतों की संख्या में विस्तार हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजपूत कालीन समाज, भारतीय समाज एक विभाजित समाज था। समाज में वर्ण और जाति के विभिन्न सोपान निर्धारित थे। यद्यपि तुर्की समाज भी एक आदर्श समाज नहीं था और इस्लामिक बंधुता की भावना समाज में व्यवहारिक रूप में नहीं लागू होती थी, फिर भी हिंदू समाज की तुलना में मुस्लिम समाज में अवश्य गतिशीलता थी। गुप्त काल से 1200 ईस्वी तक के विभिन्न प्रकार के दान शासकों से तत्कालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। 6वीं सदी से 12वीं सदी के काल में उत्तर भारत की आर्थिक और सामाजिक दशा की जानकारी के लिए साहित्यिक साक्ष्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस काल में सिक्कों को भी अपेक्षाकृत कमी दिखती है। ऐसी स्थिति में अध्ययन स्रोत के रूप में ताम्रपत्रों का महत्व बढ़ गया। 397 ईस्वी के इंदौर ताम्रपत्र से यह सूचना मिलती है कि एक क्षेत्रीय शासक राजा स्वामीदास को यह अधिकार दिया गया कि वह अनुदान में प्राप्त भूमि का भाग किसी दूसरे को भी अनुदान में दे सकता है। इसमें उपसामंतीकरण का आरंभिक उदाहरण माना जा सकता है, जो आगे चलकर एक आम बात हो गई तथा इस कारण से किसानों का शोषण बढ़ गया। उसी प्रकार पहले जहां दान ग्रहीता को केवल राजस्व प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था, किंतु जैसे कि हमें 5वीं सदी के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि अब दान ग्रहीता को प्रशासनिक अधिकार भी सुपुर्द किए जाने लगे। इस कारण से मध्यस्थों की उपस्थिति मजबूत हो गई तथा किसानों का शोषण बढ़ गया। आगे 7वीं सदी में कांगड़ा के शासक समुद्रसेन के एक ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उसने किसी ब्राह्मण को भूमि अनुदान दिया तथा इस अनुदान में एक निश्चित कर दिया कि किसान भूमि को खाली करके नहीं जा सकते। अर्थात इसका अर्थ है कि किसानों को भूमि से बांध दिया गया। अंतः इसे कृषि दासता का ही एक रूप माना जा सकता है, यद्यपि यह यूरोप की पद्धति के स्वरूप से भिन्न है। 6वीं सदी के पश्चात भूमि अनुदान केवल धार्मिक अनुदान तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु प्रशासनिक अधिकारियों को भी भूमि अनुदान दिया जाने लगा। हर्षवर्धन के काल में यह आम बात हो गई। आगे पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों ने भी अपने अधिकारियों को भूमि अनुदान दिए। फिर कुछ अधिकारियों की शक्ति और उनका महत्व इतना बढ़ गया कि उन्हें सामंती उपाधियां भी दी जाने लगी। दूसरी तरफ कुछ सामंतों के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए उन्हें प्रशासनिक पद दिए गए। इस प्रकार नौकरशाही का सामंतीकरण हुआ। आगे 10वीं सदी के पश्चात सैनिक अनुदान एक आम बात हो गई और दान ग्रहीता से अपेक्षा की जाने लगी कि वह राज्य को सैनिक सेवा भी प्रदान करे। कुछ राजपूत राजवंशों ने गांवों को 84 गांवों तथा उनके गुणकों में विभाजित कर अपने रक्त संबंधों के लोगों को देने की पहल की तथा उन सरदारों को यह अपेक्षा की गई कि बदले में वे राज्य को सैनिक सेवा प्रदान करें। इस प्रकार राजनीतिक सामंतवाद का उत्कर्ष हुआ। इसके परिणाम स्वरूप इस काल तक राजा एवं जनसामान्य के बीच मध्यस्थों की एक श्रृंखला कायम हो गई। उदाहरण के लिए 12वीं सदी के एक
ग्रंथ मंसार में राजाओं की 9 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इसमें सबसे ऊपरी चक्र सबसे ऊपर चक्रवर्ती है। फिर स्तर के अनुसार विभिन्न मध्यस्थ और बिचौलिए मौजूद थे। उन सबों का स्तर के अनुसार राजस्व के अंश का दावा था। जाहिर है कि राजस्व का दबाव करदाता को झेलना पड़ता होगा। राजपूतों की पराजय के प्रश्न की व्याख्या विवादास्पद रही है। परंपरागत रूप से राजपूतों की तुर्की आक्रमण के समक्ष विफलता को भौगोलिक एवं नस्ली आधार पर सिद्ध करने का प्रयास किया दिखता है, परंतु परवर्ती काल के शोधों के आधार पर उपयुक्त कारकों का महत्व कम हो जाता है। वस्तुतः गहराई से अवलोकन करने से ऐसा ज्ञात होता है कि राजपूत राज्यों का पतन राजपूतों में उद्यमशीलता अथवा साहस की कमी के कारण नहीं हुआ, क्योंकि राजपूत तुर्कों की तुलना में कम लड़ाकू नहीं थे तथा पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया के देशों की आसान पराजय के समक्ष उन्होंने लंबे अंतराल तक संघर्ष जारी रखा। उसी तरह यह मानना उचित नहीं लगता है कि राजपूत राज्य पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया की मुस्लिम राज्यों की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों से कम थे, बल्कि राजपूत राज्य प्राकृतिक संसाधनों में बढ़ चढ़कर थे। यही वजह है कि वे युद्ध के समय बड़ी संख्या में सैनिक जुटा लेते थे। तुर्की आक्रमण के सम्मुख राजपूत राज्यों की पराजय के कारणों की व्याख्या तात्कालिक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सैनिक कारणों के परिप्रेक्ष्य में करना ज़्यादा प्रासंगिक होगा। वस्तुतः इस काल में उत्तर भारत में बहुराज्य व्यवस्था कायम थी, जिससे राजनीतिक विखंडीकरण को प्रोत्साहन मिला। इन छोटे राज्यों के मध्य समन्वय और संगठन का प्रभाव था, क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र तथा नस्ल से गहरा लगाव रखता था। राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था सामंती प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें भूराजस्व की उगाही सेना तथा प्रशासनिक अधिकार वंशानुगत भूस्वामियों के द्वारा प्रायोजित होते थे। सामंतों में मौजूद जनजाति निष्ठाएं थी। केंद्रीकृत प्रणाली के लिए खतरा थी, क्योंकि बड़े सामंतों का प्रयास रहता था कि राजसत्ता की हर संभव अवहेलना कर राजतंत्र सत्ता की स्थापना की जाए। दूसरी तरफ तुर्कों की इक्तदारी व्यवस्था में केंद्रीकृत तत्व ज़्यादा प्रबल थे। इसमें इक्तदार वंशानुगत नहीं होता था तथा वह अपने शक्ति स्रोत के लिए सुल्तान का मुखापेक्षी था। राजपूतों की पराजय के लिए सैनिक कारक को भी उत्तरदायी माना जाता है। परंपरागत रूप से ऐसा कहा गया कि राजपूतों की सेना को विस्तृत सामाजिक आधार प्राप्त नहीं था और सिर्फ क्षत्रिय ही सैनिक कार्य करते थे, परंतु ज्ञात स्रोतों के आधार पर यह तर्क खंडित हो जाता है, क्योंकि राजपूत सेनाओं में भी राजपूतों के साथ अन्य लड़ाकू जातियां जैसे जाट मीणा तथा परवर्ती अभिलेखों में कुवर्ण कहे जाने वाले जातियों का प्रतिनिधित्व था। राजपूत वर्ग के लोग कठोर सैन्य प्रतिभा के होते थे। तलवार तथा तीरों के अचूक निशाने साधने में भारतीय योद्धा भी निपुण थे। फिर भी राजपूतों की पराजय में सैनिक कारक दूसरे अन्य कारकों से ज़्यादा प्रभावी रहा है, क्योंकि तुर्कों के संगठनात्मक शक्ति ज़्यादा परिष्कृत थी। उदाहरण के लिए युद्ध भूमि में रणनीति के तहत उतरते थे, जिसमें सभी सैनिकों को एक साथ नहीं उतारना, कभी-कभी भागने के बहाने शत्रुओं को भूमि के मध्य लाकर चारों तरफ से प्रहार करना तथा व्यवहारिक रणनीति अपनाते हुए पराजय की स्थिति में अपने अधिकाधिक सैनिकों को हताहत होने से बचाने के लिए पलायन कर जाना शामिल था। तुर्कों की अश्व तीरंदाजी सेना अरबी घोड़े के सहारे राजपूतों के अश्व तीरंदाजों से बेहतर थी।
बेहतर भी थी, जो भारतीय सेना पर भारी भारी भी पड़ते थे। इस प्रकार राजपूत सैनिकों की वीरता को समुचित संगठनिक सहायता प्राप्त नहीं हो पाई, जिससे राजपूत राज्य कठिन प्रतिरोध के बावजूद अपनी भूमि की रक्षा नहीं कर सके। तुर्की सेना धार्मिक आधार पर गठित हुई थी। उसकी वास्तविक शक्ति को धार्मिक विश्वास द्वारा अतिरिक्त बल प्राप्त होता था। वे लड़ते लड़ते प्राण न्यौछावर करने को जीवन का सबसे चरम कर्तव्य मानते थे। राजपूत शासकों के पराजय के पीछे अन्य कारक भी उत्तरदायी थे। उदाहरण के लिए, इन शासकों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचरी व्यवस्था तथा पड़ोसियों के साथ द्वैत संबंधों को भी विकसित नहीं किया गया। इससे पड़ोसी देशों में चल रही सैनिक गतिविधियों में भी वे अनजान रहते थे। खतरा उपस्थित होने पर वे जागरूक होते थे। अन्य समय या तो वे भोग विलास में व्यस्त रहते थे अथवा पड़ोसी राज्यों के साथ युद्ध में उलझे रहते थे। राजपूत राज्यों की पराजय के पीछे एक अन्य महत्वपूर्ण कारण इन राज्यों का रक्षात्मक रुख। उदाहरण के लिए, महमूद गजनी के कमजोर उत्तराधिकारी काल में भी उन्होंने तुर्कों को पंजाब से निकालने का कोई प्रयत्न नहीं किया। दूसरे इन पर तुर्कों द्वारा युद्ध थोपा जाता था, जो कि भारत की भूमि पर लड़ा जाना। इनको अगर विजय मिलती तो भी किसी भूमि को प्राप्त नहीं होती थी, परंतु अब पराजय मिलती तो सब कुछ खो देना पड़ता। अंततः तुर्कों के पास नए क्षेत्र पाने जैसे उत्प्रेरक कारक भी मौजूद थे। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि भारत जैसे समृद्ध देश की सुरक्षा के लिए नवीन तकनीकी तथा दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। तुर्कों ने इस तकनीकी को पहले तथा सही परिप्रेक्ष्य में ग्रहण किया। फलतः वे विजयी रहे। राजपूतों की पराजय के कारण में राजनीतिक व्यवस्था बहुराज्य व्यवस्था पर आधारित थी तथा राजमंडल की अवधारणा से प्रेरित थी। यही वजह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी राजपूत शासक अखिल भारतीय संगठन विकसित नहीं कर सके। उन्हें अपने रक्त संबंध, वंश परंपरा तथा क्षेत्र से अत्यधिक लगाव था। प्रशासनिक क्षेत्र में तुर्की शासन व्यवस्था अधिक विकसित पद्धति पर प्रतिनिधित्व करती थी। दूसरे शब्दों में, इक्तदारी पद्धति सामंती पद्धति की तुलना में कहीं बेहतर थी। इसमें केंद्रीकरण का तत्व कहीं अधिक था। सामाजिक तत्व में हिंदू समाज कठोर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर आधारित था। पूर्व मध्यकाल तक सामाजिक जटिलता एवं संकीर्णता कहीं बढ़ गई थी। यद्यपि यह भी सही है कि गुप्त काल मुस्लिम समाज भी कोई आदर्श समाज नहीं था। दूसरे शब्दों में, अगर हिंदू समाज वर्ण और जाति के आधार पर विभाजित था, तो मुस्लिम समाज नस्लों के आधार पर। फिर भी इतना तो माना जा सकता है कि मुस्लिम समाज में हिंदू समाज की तुलना में सामाजिक गतिशीलता कहीं अधिक थी तथा प्रतिभा को आगे बढ़ने की बेहतर गुंजाइश थी। सैनिक कारक में तुर्क भारत में प्रचलित सैनिक तकनीकी की तुलना में बेहतर तकनीकी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उदाहरण के लिए, भारत में चतुरंगिनी सेना की अवधारणा थी, जिसमें साज सज्जा तथा भारीपन पर विशेष बल था। दूसरी तरफ तुर्कों की सफलता का कारण घोड़े पर बैठा हुआ तीरंदाज। इसने न केवल उसकी मारक क्षमता को बढ़ा दिया, वरन युद्ध प्रणाली में भी अधिक गतिशीलता ला दी। तीव्रता और गतिशीलता तुर्की सेना की विशेषता बन गई। अन्य कारक में बेहतर गुप्तचर व्यवस्था का अभाव। तुर्की सेनापति अवसरवादी नीति को अपनाते थे। वहीं राजपूत योद्धा नीति तथा आचरण के नाम पर छल प्रपंच से परहेज करते थे। इस काल में राजपूत राज्यों का रुख रक्षात्मक हो गया था। निष्कर्ष रूप में कहते इस प्रकार कुछ मूलभूत कमजोरियों के कारण राजपूत राज्य तुर्की आक्रमण का सामना करने में विफल रहे। यकीनन तुर्क भारतीय राज्यों की तुलना में एक बेहतर पद्धति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मुस्लिम बंधुता के नारे ने उन्हें बेहतर ढंग से संगठित कर दिया। यह वही एकता और खालिसा पद्धति ने इनके सैनिक आधार को मजबूत बना दिया था। इस प्रकार तुर्कों की जीत महज सैनिक जीत नहीं, अपितु एक पद्धति की जीत थी। भारतीय इतिहास में राजपूत काल की
राजपूत काल की देनों की विषय को बताइए। राजनीतिक विघटन तथा विदेशी आक्रमण के उस काल में राजपूत राज्यों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखा तथा राज्यों की सुरक्षा दी गई। राजपूत राज्यों ने भूमि अनुदान के माध्यम से कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार को प्रोत्साहन दिया। अगर इस एक दृष्टि से देखा जाए तो कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार की दृष्टि से यह काल अभूतपूर्व था। इस काल में जंगलों को काटकर खेती लायक भूमि का विस्तार हुआ। कबायली जनसंख्या कृषक जनसंख्या में ढलती चली गई तथा अनेक राज्यों का निर्माण हुआ। क्षेत्रीय भाषा तथा और साहित्य के विकास में राजपूत राज्यों का योगदान तथा उसके द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन, कला एवं स्थापत्य कला का विकास। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट किसी महान साम्राज्य के पतन तथा का तात्कालिक परिणाम होता है। सत्ता के विविध केंद्रों का उत्थान। उत्तरी भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात दक्षिण भारत में चालुक्य साम्राज्य के पतनोपरांत ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। हर्षवर्धन तथा चालुक्य साम्राज्य के अवशेष पर अनेक राज्यों का उदय हुआ, परंतु उसके वास्तविक उत्तराधिकारी पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट ही हो सके। अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर ये तीनों राज्य अपने लंबे समय तक भारतीय राजनीति को प्रभावित करते रहे। अपनी शक्ति तथा संसाधन में ये तीनों राज्य लगभग समान थे। इन तीनों राज्यों में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए दावा किया तथा लगभग 200 वर्षों तक आपस में निरंतर संघर्ष करते रहे। वस्तुतः हर्षवर्धन के आधिपत्य में कन्नौज ने अपनी समृद्धि का वही स्तर प्राप्त किया था जो पहले पाटलिपुत्र को प्राप्त था। अपने कलात्मक भवनों तथा व्यवहारिक कार्यों के संगम की वजह से कन्नौज इस समय सत्ता का सबसे प्रतिष्ठित केंद्र था। जिस किसी राज्य का कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित होता, स्वाभाविक रूप से वहीं सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करता। पाल प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के मध्य चलने वाले निरंतर संघर्ष की पृष्ठभूमि यही थी। पाल वंश शशांक की मृत्यु के पश्चात बंगाल में लगभग एक सदी तक अत्यंत अराजकतापूर्ण स्थिति बनी रही। किसी शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता के उत्थान नहीं होने तथा व्याप्त अराजकतापूर्ण स्थिति से तंग आकर वहाँ की जनता ने 8वीं सदी के मध्य में गोपाल नामक किसी व्यक्ति को अपना शासक चुना, जो बंगाल के प्रसिद्ध पाल वंश का संस्थापक बना। पाल वंश की जानकारी के स्रोत के रूप में धर्मपाल का खालिमपुर लेख, देवपाल के मुंगेर लेख, नारायणपाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख, महिपाल प्रथम के वानगढ़, नालंदा एवं तथा मुजफ्फरपुर से प्राप्त लेखों के अतिरिक्त गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट अभिलेखों और संध्याकर नंदी का रामचरित प्रमुख है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के प्रारंभिक जीवन तथा कार्यों के विषय में हमें बहुत कम जानकारी है। परवर्ती अभिलेख में बताया गया है कि उनका पितामह दयित विष्णु एक विद्वान था तथा उसका पिता एक योग सैनिक। बंगाल के पुंड्रवर्धन क्षेत्र के क्षत्रिय परिवार से संबंध था। बंगाल के सामंतों ने अपने स्वार्थ का बलिदान करते हुए गोपाल की योग्यता से प्रभावित होकर 750 ईस्वी में अपने आप 750 ईस्वी से
उसे अपना शासक बनाया। उसने उसने 750 ईस्वी में 770 ईस्वी तक शासन किया। इस मध्य इस मध्य इस मध्य उसने उसने अनेक युद्ध द्वारा राज्य का विस्तार किया तथा राज्य को एक सुदृढ़ सांगठनिक आधार प्रदान किया। वह व्यक्तिगत रूप में बौद्ध धर्मानुयायी था। नालंदा तथा ओदंतपुरी में उनके एक बौद्ध विहार का निर्माण कराया। गोपाल का पुत्र धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी अत्यंत योग्य शासक साबित हुआ और उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। धर्मपाल के साथ ही उत्तरी भारत में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष की भूमिका तैयार हो रही थी, क्योंकि इस समय कन्नौज पर अपेक्षाकृत कमजोर आयुध वंश का शासन था। दूसरी तरफ मालवा तथा राजस्थान के प्रतिहार और दक्षिण के राष्ट्रकूट गंगा घाटी के उर्वरक भूभाग पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए पूरे मनोबल तथा एवं सैन्य बल से प्रेरित हो रहे थे। अपने विस्तारवादी अभियानों के प्रारंभिक चरण में धर्मपाल अपने प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ। फिर उसे राष्ट्रकूट ध्रुव से भी हार का सामना करना पड़ा, किंतु धर्मपाल ने प्रतिहार शक्ति के